नहीं सर, टाइम नहीं मिल रहा, स्कूल से टाइम नहीं मिल होमवर्क मिल रहा है। टाइम कैसे कम मिल रहा है आप लोगों को? सर स्कूल से बहुत होमवर्क मिल रहा है। अच्छा, स्कूल में एपीजे से तो कम ही है सर, एपीजे से तो कम ही है। एपीजे से रहने दे भाई, रहने दे। एपीजे तो बहुत है भाई। और छुट्टियां कब लग रही वेकेशन स्कूल तो में? है स्कूल में सर 30th में। 30th मई से छुट्टी है, कब तक? सर अभी 10 बताया दिन की नहीं सर। पता नहीं सर, स्कूल ये वालों का किसकी पता कहानी चले है? तो ये डीपीएस की कहानी है क्या? सर सर। डीपीएस की कहानी हो सकती है सर, ये सिर्फ डीपीएस की कहानी हो सकती है सर। अच्छा, और बाकी स्कूल्स की क्या कहानी है? सर एपीजे में कहानी है कि 30th मई तक छुट्टी है, मतलब उसके बाद स्कूल स्टार्ट है। कब से है? अभी लग गई है? हाँ छुट्टी लग गई सर। हाँ सर। लग गई। होमवर्क इतना मिला है, प्रोजेक्ट्स भी बहुत प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं? मिला है। चलो मेरे ठीक। को एक्टिंग करनी पड़ रही है यहाँ पर, एक्टिंग फिर एडिटिंग। क्या करनी पड़ रही है? हाँ सर। एक्टिंग एक्टिंग क्यों संस्कृत करनी में, पड़ रही? संस्कृत में। सर संस्कृत में प्ले लिखना था। अच्छा, तो क्या मतलब ऑनलाइन प्ले कैसे होता है भाई? सर आशीष चंचलानी वो सब जैसे करते हैं ना। अच्छा, तो बड़ा एकदम हाई पावर्ड हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ रहा है यार। ठीक है, चलो अच्छा है। अच्छा, रियल नंबर्स की बात करते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? क्या किया था पिछले क्लास में? सर आप फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक चालू करोगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने बताई नहीं थी क्या? सर स्टार्ट कर दिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कर दिया था ना, उसमें अपन ने प्रूव भी तो किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का यूनिक होता है। ये प्रूव किया था क्या हमने? हाँ सर, हमने एलसीएम और एचसीएफ वाला सर हमने एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ भी टू निकाला। वाला हाँ हाँ, HCF and LCM of any two numbers are given, so the product of their HCF and LCM will be equal to the product of the two given numbers. ये भी पढ़ लिया था ना? हाँ, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही एप्लीकेशन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर अपना मोर और लेस हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ लिया। यस सर। यूक्लिड्स डिवीजन सर। एल्गोरिथम भी पढ़ लिया। यस सर। रूट 3 इस तरह के नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना सीख लिया। हाँ सर। यस सर। देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी पढ़ लिया, यस सर। है ना? अब इसमें एक चीज रह गई है इस चैप्टर में अपनी, और वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, जैसे एक एग्जांपल लिखो एक क्वेश्चन लिखो, हर कोई एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। फोर बेल्स BELLS toll after toll toll after every सर एक बार फिर रिपीट करो। 4 bells BELLS 4 घंटियां हैं। 4 bells toll after every 2 minutes, 3 minutes, 8 minutes, 18 minutes, respectively. 4 bells toll after every 2 minutes, 3 minutes, 8 minutes, and 18 minutes, respectively. They have rung just now. They have rung just now. All together. After how much time
after how much time, will they all, after how much time will they all ring together again? After how much time will they all ring together again? Also find how many times each bell would ring by then. So 72 minutes और would ring 236, 24 और 9 और 4 इधर आफ्टर 10 के minutes बाद रिंग करेगा. आएगा 72 minutes So 72 minutes. और फिर 2 minutes वाला 36 टाइम 72 minutes. Sir, सारे bells will ring 36, 24, 9 and 4 times respectively. Okay. Yes, Sir, and 72 minutes के बाद they'll ring एक साथ again. ठीक है, तो अभी मेरी बेल्स जो हैं वो सारी बज चुकी हैं. ये सबने अटेम्प्ट कर लिया या थोड़ा और टाइम चाहिए? 2 मिनट और रुक जाते Sir, हो गया. हैं. 2 मिनट और रुक जाते हैं. हर कोई इसको अटेम्प्ट करो. पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन. अब सारी बेल्स जो हैं वो साथ में रिंग होनी है फिर से, है ना? तो इसमें क्या करेंगे? HCF लेंगे या LCM लेंगे? LCM. इसमें LCM लेना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब ये आपस में रिंग होंगी फिर से साइमल्टेनियसली, तो दैट नंबर, है ना, दैट नंबर ऑफ मिनट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ all the bells. 2, 3, 8 and 18. तो 2, 3, 8 और 18 इन चारों का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? और लीस्ट मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि हमको पूछा है कि फिर से तुरंत फिर से कब बजेगी फर्स्ट टाइम, है ना? तो ये इनफाइनाइट टाइम्स बजती चली जाएंगी साइमल्टेनियसली, लेकिन फर्स्ट टाइम ये कब बजेंगी तो वो आपको LCM निकाल कर पता लगेगा. तो 2, 3, 8 और 18 का LCM क्या होता है? 72. 72. है ना? तो 72 मिनट्स के बाद ये फिर से एक साथ बज पड़ेंगी, है ना? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया. LCM निकाल लिया हमने सिंपली चारों नंबर्स का. तो तब 72 को हर से डिवाइड कर देंगे. करना पड़ेगा. अब हमको देखना है कि भाई जो बेल हर 2 मिनट में बज रही है ना, वो 72 मिनट्स में कितनी बार बज जाएगी? तो 72 अपॉन 2, है ना, यानी 36. फिर जो बेल हर 3 मिनट के बाद बजती है वो 72 मिनट्स में कितनी बार बजेगी? 72 अपॉन 3, दैट इज 24. 4.
एंड जो बेल हर 8 मिनट्स के बाद रिंग होती है वो 70/8 यानी 9 टाइम्स रिंग कर चुकी होगी, और जो बेल हर 18 मिनट्स के बाद बजती है वो हो जाएगा 72/18 यानी 4 टाइम्स रिंग हो चुकी होगी। लेकिन आंसर्स आर नॉट 36, 24, 9 एंड 4। ये गलत आंसर्स हैं। इस क्वेश्चन में यही पिटफॉल है, ध्यान से। हमने बोला है कि बेल्स कितनी बार बजेंगी और अभी अभी जस्ट बज चुकी हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 37, 25, 10 एंड 5। ये कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? सर बिकॉज एक बार पहले ही बच गई समझ है आ गया सर। क्योंकि एक बार अभी अभी बजी थी ना, क्वेश्चन में। स्टार्ट हुआ था तब तो साइमल्टेनियसली बजी ही थी ना सब। देखो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप हर 2 मिनट के बाद एक चॉकलेट खाते हो, क्षितिज ध्यान से सुनना, आप हर 2 मिनट के बाद एक चॉकलेट खाते हो, तो मुझे बताओ कि आपने अभी अभी एक चॉकलेट खाई है, तो आप 10 मिनट बाद कितनी चॉकलेट्स खा लोगे? कैसे निकाला? 10 मिनट को आपने 2-2 मिनट्स के ग्रुप में ब्रेक कर दिया, क्योंकि आप हर 2 मिनट के बाद एक चॉकलेट खाते हो, तो 5 ग्रुप्स बनते हैं, है ना? तो आपने मिनट नंबर 2 में एक चॉकलेट खाई, मिनट नंबर 4 में एक चॉकलेट खाई, मिनट नंबर 6 में एक चॉकलेट खाई, मिनट नंबर 8 में एक चॉकलेट खाई, मिनट नंबर 10 में एक चॉकलेट खाई, और अभी अभी जो एक चॉकलेट खाई थी वो भी तो खाई, है ना? जब t=0 पर, तो टोटल कितनी चॉकलेट्स आ गई? 6 चॉकलेट्स। ठीक है, तो ऐसे ही 72 मिनट्स में आपने 72/2 किया, तो उससे 36 बार रिंग हुई है बेल हमारी, फर्स्ट वाली बेल। लेकिन वो टाइम =0 पर भी एक बार रिंग हुई थी, तो उसका +1 उसमें करना पड़ेगा, राइट? तो आंसर्स शुड बी 37, 25, 10 एंड 5। ये क्लियर हुआ क्या सबको? भाई बताओ, ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं एक बार। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। I have 180 chocolates. I have 180 chocolates and 150 cakes. I have 180 chocolates and 150 cakes. I have to make packets containing equal number of chocolates in each. I have to make packets containing equal number of chocolates in each and equal number of cakes in each. क्या लिखा था मैंने, क्या बोला है क्वेश्चन? एक बार कोई रीड करके बताओ। I have 180 chocolates and 150 cakes. I have to make packets containing equal number of chocolates and equal number of cakes. हाँ, how many minimum number of packets I can form? How many minimum number of packets I can form? How many least number of packets I can form? Sir, 30. 30 पैकेट्स बन सकते हैं। Yes Sir, sir. 1 packet, sir. Sir, Least 30. number of packets. 1 packet. 3. 30. Sir, 30. And 30. कौन बोल रहा है? 1 कौन बोल रहा है? 30. सर आ रहा। सर आपने लीस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स बोला ना, तो सर हाँ, फिर सारे सर 150 चॉकलेट और सर सारे चॉकलेट सारे के एक ही पैकेट में डाल के 1 पैकेट में ही हो जाएगा। यस सर। सर Sir, मैंने क्वेश्चन में ये बोला कि equal number of both the things. इन ईच लिखना है ना सर तो फिर अगर हम लोग सारी चीजें एक ही पैकेट में डालेंगे तो वो तो फिर 180 और 150 ऐसा अनइक्वल है ना। 1 पैकेट।
सर 150 चॉकलेट और 150 केक एक में डाल दो, 30 चॉकलेट्स बच जाएंगे बाद में। एक पैकेट से काम बन जाएगा क्या? नो सर, पर आपने बोला था कि इक्वल होने चाहिए दोनों। हाँ नहीं उसमें हर पैकेट में इक्वल होना चाहिए। मैंने बोला है कि एक पैकेट मतलब हर पैकेट में नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल होनी चाहिए और हर पैकेट में नंबर ऑफ केक्स इक्वल होने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला था कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ केक्स। समझ में आ रहा है क्या? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? चॉकलेट उतनी होनी चाहिए जितनी हर एक पैकेट में, वैसा ना? यस सर। हाँ तो 2 रहेगा आंसर। हाँ सर सर 1 ही वाला है, 1 पैकेट में डाल सकते हैं सर। हाँ एक पैकेट। इसका आंसर कितना रहेगा? 30 चॉकलेट विल बी रिमेनिंग सर, 150 केक्स एंड 150 चॉकलेट्स ना। वो नहीं 180, मैंने एक पैकेट में ही 180 चॉकलेट्स डाल दी और 150 केक्स डाल दिए। तो अब क्या हुआ? मैंने ये थोड़ी बोला था कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ केक्स। ये बोला था क्या मैंने? नहीं सर। मैंने बोला था कि हर पैकेट में नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल होनी चाहिए और नंबर ऑफ केक्स आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना? तो इस केस में आंसर 1 हो जाएगा। आप लोगों ने जो 30 जो आंसर दे रहा है वो क्या सोचकर दे रहा है बताओ मुझे। कौन दे रहा है आंसर 30? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया था ताकि वो इक्वली सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक्चुअली तो तुमने क्या निकाला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। 180 और 150 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया? 30 आ गया। मतलब आपने क्या किया? हर पैकेट में इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स और केक्स और 30 केक्स रखे, है ना? आया ना? क्वेश्चन को बहुत बहुत अच्छे से सर तो इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड केक्स होगा ना इस केस में। तो क्वेश्चन तो ये इस तरीके से लैंग्वेज पढ़। equal number of packets of chocolates and cakes, that will be better. यस नहीं मतलब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें 30 है आंसर, उसकी बात कर रहा था। सर उसमें वो रहेगा, हमने 30 पैकेट्स बनाए थे जिसमें 6 चॉकलेट्स रहेंगे एंड 5 केक्स। करेक्ट है 6 पैकेट्स बनेंगे चॉकलेट्स के जिसमें हर पैकेट में कितनी रहेंगी? 30 चॉकलेट्स रहेंगी और 5 पैकेट्स बनेंगे केक के जिसमें हर पैकेट में कितने केक रहेंगे? 30। समझ आया? तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था आप लोगों को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैन लिखो। कैन 40 can 40 can 40 be the HCF of, can 40 be the HCF of 120 and 180? No sir. No sir. No sir. No sir, because HCF is always, I mean the number is always divisible by its HCF. हाँ और 180 is not divisible by 40. Divisible by 40. Yes, अब sir. अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसा पूछा, can 40 be the number the HCF of two numbers whose LCM is 180? नहीं sir. Sir, because else 40 be No sir. the HCF of two numbers whose LCM is 180? No No, sir. because LCM is divisible by HCF should be divisible. HCF. Exactly. LCM should be divisible by should be HCF. divisible by HCF. Very good. तो ये चीज आप याद रखना है ना। LCM should be a multiple of HCF and both the numbers individually should also be multiples of HCF. क्लियर हुआ? क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, can 40 be HCF of two numbers whose LCM is 180?
तो दो नंबर्स है जिनका एलसीएम अगर 180 है, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या उन दोनों नंबर्स का HCF 40 हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि एलसीएम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ HCF। ठीक है, सर मल्टीपल क्यों होगा? फॉल्स हैं, इनसे बचना है अपने को, है ना। इसलिए लैंग्वेज, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लैंग्वेज बहुत केयरफुली पढ़ें, है ना। ये क्लैरिटी आई सबको? यस सर। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? Let there be two numbers x and y. Let there be two numbers x and y whose LCM is 180. Let there be two numbers x and y whose LCM is 180. Can the HCF of x and y be 40? Can the HCF of x and y be 40? ये क्वेश्चन है। सद्गुण आया समझ में? जी सर। ठीक, मनस्वी को नहीं आया? देखो आप ये चीज हमेशा याद रखो कि जब आप एलसीएम निकाल रहे होते हैं ना इन्हीं दो नंबर्स का, तब आप हाईएस्ट पावर ले रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ 12 और 18 की, तो 12 और 18 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, 3 स्क्वायर इंटू 2। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर लेंगे। तो पहला नंबर था 2 स्क्वायर इंटू 3 और दूसरा नंबर था 3 स्क्वायर इंटू 2। अब इसमें 2 का देखो, 2 का यहाँ पर पावर क्या है 2, एंड 2 का यहाँ पर पावर क्या है 1, तो आप हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 स्क्वायर आप निकाल कर रख लेंगे। ओके, एंड अब 3 का पावर देखते हैं, तो 3 का पावर 12 में क्या है 1, 18 में क्या है 2, तो आप इसका भी हाईएस्ट पावर उठाकर रख लेंगे। तो अल्टीमेटली एलसीएम कितना आ जाता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी कितना आ गया बताओ, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। तो 36 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, लेकिन जब आप HCF निकाल रहे होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकाल रहे होते हैं, तो आप मिनिमम पावर उठाते हैं, है ना। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 स्क्वायर इंटू 2। तो जब आप 2 का पावर उठाएंगे, तो 2 का पावर इधर पर 2 है और इधर पर 1 है, तो आप मिनिमम पावर उठाएंगे। तो मिनिमम पावर कितना आ गया 2 की पावर 1, एंड मिनिमम पावर ऑफ 3 क्या होगा 3 की पावर 1। 3 की पावर 1, तो इसका HCF कितना आया 2 इंटू 3 यानी 6। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, नेचुरल सी बात है, जब आपने मैक्सिमम पावर्स उठाई हैं और मिनिमम पावर्स उठाई है, तो ये जो मैक्सिमम पावर्स हैं दिस अपॉन ये जो मिनिमम पावर्स है, दिस शुड बी एन इंटीजर और नॉट? यस सर, इट शुड बिल्कुल लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको, यस सर। है ना। इट शुड बी एन इंटीजर, राइट। यस, इसीलिए एलसीएम जो है इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ HCF। अभी समझ में क्या किसी को? तो इंटीजर वाला पॉइंट है, वापस से रिपीट कीजिए। एक बार वापस समझाओ ना, ये सब थोड़ा सा मतलब। ठीक है, मैं लिख कर बताता हूँ बेटा। देखो ध्यान से देखना, ये दो नंबर्स हैं, 12 एक नंबर है, 18 एक नंबर है ना। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, है ना। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर। अब जब मैं HCF लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों में 2 की मिनिमम पावर ढूंढूंगा। इधर 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 1 है,
तो मिनिमम पावर कौन सी आई? सर 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 आ गई है ना, तो 2 की पावर 1 ले लिया। फिर 3 की मिनिमम पावर ढूंढूंगा, इधर 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर 3 की कहाँ पर है, इसमें या इसमें? 3 to power 1. तो 3 की पावर 1 ले लो, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। समझ में आया क्या? यस सर। जब एलसीएम निकाल रहे होंगे तो आप इनमें से हर प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर देखोगे। जैसे इधर 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 1 है, तो एलसीएम में आप क्या लोगे? 2 की पावर 2 लोगे या 2 की पावर 1 लोगे? 2 की power 2. 2 की पावर 2 ले लोगे, तो यहाँ 2 की पावर 2 ले ली, है ना। इसी तरीके से 3 की भी मैक्सिमम पावर लेना पड़ेगी, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो आप एलसीएम के लिए इनमें से कौन सा वाला लोगे? 3 की पावर 1 लोगे, 3 की पावर 2 लोगे? 3 की पावर 2। तो आपने यहाँ पर मैक्सिमम पावर्स ली है और यहाँ पर मिनिमम पावर्स ली है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस फैक्टर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ दिस फैक्टर? क्योंकि सोर्स तो आपके यही दो है ना, इन दोनों में से ही आपने लिया है, राइट। मिनिमम पावर्स इधर इकट्ठी कर ली है, मैक्सिमम पावर्स इधर इकट्ठी कर ली है, तो मैक्सिमम पावर्स शुड डेफिनेटली बी मल्टीपल ऑफ मिनिमम पावर्स। आया ना? अभी समझ में आ रहा है क्या किसी को? यस सर। यस सर। है ना, तो इसीलिए एलसीएम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। मनस्वी समझ में आया आपको? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को सीखना होंगे, लैंग्वेज को बहुत केयरफुली पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगेन इसमें प्रॉब्लम, लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना, ओके। फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स, find the two numbers whose HCF is 24. Find the two numbers whose HCF is 24 and whose LCM is 36 and whose LCM is 36, and the difference between the two numbers should be minimum, and the difference between the two numbers should be minimum. क्या LCM 36 है ना? Find the two numbers whose HCF is 24 and whose LCM is 36. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो नहीं सर, नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकता। हाँ, तो 36 की जगह अगर मैं 72 करूं तो हो सकता है क्या? हाँ सर। यस सर। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही? मतलब उन लोगों को मेरा पिछला क्वेश्चन समझ में आया था। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल ही नहीं है, तो ऐसा LCM should be, सर इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एलसीएम। yes, LCM should be multiple of HCF. Yes sir. तो क्वेश्चन शुड बी, लिखो अब इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। टू नंबर्स whose HCF is 24 and LCM is 72, यस सर, and the difference between the two numbers should be minimum, and the difference between the two numbers should be minimum. सोचो, पहले तो आप क्वेश्चन का मतलब ही समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। सर एक और बार रिपीट। Find the two numbers whose HCF is 24 and whose LCM is
72 and the difference between the two numbers is minimum. सर हमको नंबर्स ढूंढना है. आपको दोनों नंबर्स ढूंढने हैं. कोई दो नंबर्स हैं, है ना, x और y मान लो उन नंबर्स को. उन दोनों नंबर्स का क्या है, HCF क्या है? 24. HCF 24. और उनका LCM क्या है? 72. अब ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, मुझे पहले तो ये बताओ, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जिनका HCF हो 24 और जिनका LCM हो 72? 23 and 36. कई सारे नंबर हो सकते हैं या कोई यूनिक सेट रहेगा, बताओ. यूनिक सेट. सर यूनिक सेट रहेगा. यूनिक सेट 24 and रहेगा. 36. So 24 and सारे 36. पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं. ओके सर इसे क्या ट्रायल एंड एरर से करना है? सर 12 and 36 भी हो सकता है ना. 12 and 36. बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, कई सारे नंबर बन सकते हैं. सर मैं काफी सारे ऑप्शन दे रहा हूँ. कई सारे नंबर बन सकते हैं, कई सारे पेयर्स का ये चीज आएगी. और एक पैर तो 24 और 72 24 and 72. सर 24 and 36 होना चाहिए वैसे सर इसका आंसर. 24 and 36 कैसे होएगा भाई? He is 20 24 and 36. 24 and 36 कैसे होएगा? HCF 24 नहीं आएगा. वही ना. 72 and 36. Sir 24 and 72 and 24 तभी भी हो सकता पर. सर 18 and 24. सर 18 and 24. Sir 24 and 72. आई 18 हो कैसे सकता है? 18 is not भाई divisible. 18 हो कैसे सकता है? HCF ही 24 है तो So 12 and 36. 12 and 36. अरे HCF has to be smaller than both I- numbers ना यार. सर मेरे को और भी equal to the smaller 72 और number. 24 ही आ रहा है. सर 72 और 24 ही आ रहा है. 72 and 24. हाँ sir 72 and 24. पहले तो आप ये समझने की, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं पूछूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई तो बताओ. जानवी बताओ, क्या है क्वेश्चन का मतलब? जानवी है कि नहीं? सर सर मतलब दो नंबर दिए हैं और हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, मतलब HCF और LCM दिया है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैंने ट्राई किया तो मुझे 36 और 48 आया. ओके, तो क्वेश्चन मतलब करना क्या है? क्वेश्चन में करना क्या है अपने को? ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं हाँ जिनके LCM और HCF 24 और 72 हो और उन दोनों में सबसे मतलब मिनिमम मतलब गैप डिफरेंस हो. शाबाश शाबाश, करेक्ट है करेक्ट है. तो इसको क्वेश्चन तो सही समझ में आया है ना. अब देखो, 24 should be highest common factor and 72 should be least common multiple. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ. कितना है? 2 क्यूब इंटू 3 है क्या? हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. 72 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ. कितना है? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर है क्या? Yes sir. Yes sir. अब उसने बोला दो नंबर्स ढूंढो, तो मैंने उन दो नंबर्स को x और y मान लिया. ठीक है, क्या मान लिया मैंने? x एंड y. अब मुझे क्या पता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. Product of the two numbers should be equal to product of their HCF and LCM.
तो वो जो दो नंबर्स थे वो मैंने सपोज x इंटू वाई माना, तो x इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 24 इंटू 72, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो 24 को मैंने लिखा 2 क्यूब इंटू 3 और 72 को लिखा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। तो x इंटू वाई किसके बराबर आ जाएगा? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 के बराबर आ जाएगा क्या? यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो अब x और y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसके लिए मैंने टेबल बनाई। ओके, x का वैल्यू सपोज 1 रखा, तो y का क्या वैल्यू हो जाएगा? ये x नीचे जाएगा 1, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 क्यूब भी आ जाएगा क्या y? समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये होगा, है ना? एक कॉम्बिनेशन तो ये आ गया, इन दोनों नंबर्स का HCF 24 हो सकता है और LCM 72 हो सकता है ना? दूसरा नंबर क्या है? 2 एंड अगर मैंने x का वैल्यू 2 रखा यहाँ पर, तो y का क्या वैल्यू आएगा बताओ? अगर x का वैल्यू मैंने यहाँ 2 रख दिया, तो y का क्या वैल्यू आएगा? y 2 की पावर 5 into 3। हाँ, ये 2 नीचे ले आओ, तो 2 की पावर 6/2 यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 क्यूब बचा। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये भी हो सकता है हमारे दो नंबर्स का, हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? फिर अगर 3 रखा मैंने, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर। यस सर। 4 रखा तो 2 की पावर 4 इंटू 3 क्यूब। ऐसे कई सारे नंबर्स मिलते चले जाएंगे क्या? यस सर। अच्छा, x का वैल्यू 1 से काम बनेगा क्या? लेकिन नो सर। नहीं सर। क्योंकि 24 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी चीज अपने को समझ में आई कि 24 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों कंडीशंस के कोरस्पॉन्डिंग ये सब तो लिख लिया, लेकिन इनमें से मुझे फिर से सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। कौन कौन से? मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? 24 के मल्टीपल्स होने चाहिए। ये भी 24 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी 24 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, एक नई दोनों नंबर के 24 के मल्टीपल चाहिए। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, बराबर। समझ में आया ना? ईच नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ HCF। तो अब ध्यान से देखना, तो ये टेबल मैंने क्यों गलत बनाई, ये सबको समझ में आया? This number should be a multiple of HCF and 1 is not a multiple of 24. है ना? ये तो हमने सिर्फ इस इक्वेशन को लिखकर जितनी पॉसिबिलिटीज थी सारी लिख दी, लेकिन फिर मैंने अचानक से रियलाइज किया कि अरे भाई, इंडिविजुअली ये नंबर्स भी तो 24 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो y should also be a multiple of 24 and x should also be a multiple of 24. तो पहले ही इनको अपन ने 24 और 24 दे दिया। अब लेकिन इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 2 की पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर आ रहा है। यस सर। मिसिंग है क्या? अब एक 3 मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसको दे सकता हूँ या इसको दे सकता हूँ, ठीक है? या तो दोनों को दे सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मैंने एक 3 इसको दिया, डिफरेंस कितना आएगा बताओ? बोलो भाई। सपोज मैंने एक 3 इसको दे दिया, इंटू 3 कर दिया, 48 का डिफरेंस आएगा। तो ये नंबर कितना आ गया? तो दोनों में 48 का डिफरेंस। 72 और 24 है। तो डिफरेंस कितना आएगा? 48। और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? नहीं सर। और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी 24 and 72। एग्जैक्टली। सर एग्जाम में ये पूरा करना पड़ेगा सारे केसेस बनाकर? ये यूजुअली आपको स्कूल एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये अच्छा ठीक है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा। स्कूल एग्जाम में नॉर्मल पूछेगा, HCF दे देगा, LCM दे देगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछेगा, है ना? तो जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, चिंता मत करो। ये जब मैं रियल नंबर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सर इसमें हम सारे केसेस अवॉइड करके सिर्फ ये लास्ट वाली केस लिख के दिखा सकते हैं कि देयर इज नो अदर नंबर पॉसिबल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की टेबल बनाई है। अच्छा ठीक है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? मतलब एक अगर हम कोई एक दो सेट लेंगे नंबर का, तो मतलब उनका HCF और LCM यूनिक रहेगा ना?
ले देकर इस क्वेश्चन का यही सेंस है कि भाई HCF should be a factor of both the numbers and it should also be a factor of LCM. मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन सब के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और वो चीज क्या है? HCF should be the factor of LCM and the two numbers. हाँ, HCF should be factor of the two numbers individually and it should also be a factor of LCM. ठीक है, बस अगर आपने ये समझ लिया है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। और जब NTSC के लिए मैं रियल नंबर्स पढ़ाऊंगा तो इसमें इस तरह के और क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन अभी स्कूल लेवल पर इतना काफी है इस चैप्टर में, है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, हमारा वाला ही आंसर करेक्ट था ना, 72 और 24। हाँ हाँ हाँ, वो आपका करेक्ट। सर RD शर्मा में मुझे सर 2-3 डाउट्स है सर, मैं आपको पर्सनल भेज दूं क्या? हाँ भेज देना मुझे ना, मुझे भेज दो या अनुज सर को भेज दो किसी। सर मैंने भी भेजे थे सर, आपने उनको आई थिंक देखा बट रिस्पॉन्ड नहीं किया। यस सर, मैंने हाँ सर मैंने आपको भेजे थे। हाँ मैंने, हो सकता है कि मैंने नहीं किया हो अनुज सर, लेकिन डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे क्योंकि मेरे लेक्चर्स अभी ज्यादा चल रहे हैं। जो भी डाउट्स हैं आप अनुज सर को भी भेज सकते हैं ना। सर वो जो NTSC का फर्स्ट क्लास हुआ था उसमें मैं स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे वो डेरिवेशन नहीं दिख पाया मैं। डेरिवेशन नहीं दिखा था आपको? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों के स्कूल में कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं? स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, सर पॉलिनोमियल। ट्रायंगल्स अभी रिसेंटली हुआ है। सर हम लोग का लीनियर इक्वेशन हो चुका है। सर हमारी क्लास में सर मेरा और सहज का सेम स्कूल है, पर हमारी क्लास में प्रोबेबिलिटी नहीं हुई है, बाकी सब कुछ हो गया। सर एपीजे में पहले 5 चैप्टर हो गए ऑलमोस्ट। 5 नहीं भाई, पहले 3, अपने वाले में पहले 3 ही हुआ है। चैप्टर नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, लीनियर इक्वेशन किसके स्कूल में हो गया? एपीजे में हुआ है सर। सर रायल में हो गया सर डीए सर तो वो चल रहा है। मतलब लीनियर इक्वेशन काफी स्कूल्स में चल रहा है, तो अपन लोग लीनियर इक्वेशंस ही स्टार्ट करते हैं। सर हमारा लीनियर इक्वेशन हो भी गया था सर। यस सर, अपना भी अभी खत्म हुआ है, हाँ सर हमारा मतलब काफी स्कूल्स का हो गया है, तो हम लोग भी लीनियर इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ तो लीनियर इक्वेशंस अगर चैप्टर का नाम हम बोले तो लीनियर वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन और अब द वेरिएबल रिप्रेजेंट डिग्री 1 है, डिग्री इज 1 है ना। किसी भी लीनियर इक्वेशन में लीनियर वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी डिग्री 1 रहेगी, है ना। जितनी भी टर्म्स रहेंगी उसमें वेरिएबल की नेट पावर हर टर्म में 1 रहनी चाहिए, है ना। और इक्वेशन का क्या मतलब है? something What is does equal to the word something. equation mean? समथिंग इज इक्वल टू साइन होना का चाहिए। साइन होना चाहिए। साइन होना चाहिए। अच्छा, what is the difference between an equation and an identity? सर आइडेंटिटी में सब कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 होता है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? जब सर हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे तो Sir, an identity holds true for all equations, whereas an equation cannot be an identity. If Very nice. ये तो करेक्ट है। an identity holds true for all value of variables and Exactly. Yes, sir. one cannot hold true. Exactly. मतलब अगर मैंने ये चीज लिखी है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ पर ये इक्वल टू साइन दिख गया, मतलब ये डेफिनेटली एक इक्वेशन तो है ही है ना। तो ये तो डेफिनेटली एक इक्वेशन है, लेकिन मैं देखूं कि अगर क्या ये a और b की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही ट्रू है, या a और b में कुछ भी रखूं ये चीज हमेशा ट्रू है? सर कुछ भी रखो तो ट्रू होगा। हाँ, इसमें मैं a और b कुछ भी रख दूं तो ये चीज हमेशा ट्रू आनी है। मतलब वेरिएबल्स की अगर सारी पॉसिबल रियल वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है तो उसको मैं आइडेंटिटी कह सकता हूँ। ओके, ये चीज समझ में आई क्या? yes, sir. यस सर। अच्छा, क्या ये एक इक्वेशन है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एक इक्वेशन है Yes, है ना? sir. Yes, sir. ये कितने वेरिएबल्स में है ये इक्वेशन? सर वन वेरिएबल टू वेरिएबल टू वेरिएबल है ना? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? Yes, sir. कितने लोगों को ये लीनियर इक्वेशन लगता है? सर मुझे लगता है लीनियर इक्वेशन। आपको लगता है? मुझे भी लगता है। मुझे भी सहज ये लीनियर इक्वेशन है क्या? Yes, sir. यस सर। है क्या लिखा है? एक बार पढ़ो क्वेश्चन, इक्वेशन पढ़ो। XY XY 2x y plus minus 2x plus 7 equals 0. x into y minus 2x plus 7 equal to 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब बोलता हूँ कि एक नहीं है सर। वेरिएबल का नेट पावर 1 होना चाहिए तभी मैं उसको लीनियर बोलूंगा। तो अभी यहाँ पर नेट पावर का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो इस टर्म का नेट पावर हो गया 2, है ना? मतलब दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं बोलूं इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, तो आप बोलोगे हाँ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। क्योंकि y तब अगर वो मैं आपसे बोलूं इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, तो आप बोलोगे हाँ इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एज वेल। लेकिन दोनों के टर्म में नहीं इज दिस अ लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे? No. No, it is not a linear equation because this term consists of two variables. So the net power of the variables in this term is 2. The power of the variable x is 1 and the power of the variable y is 1. So the net power of this term is 2, right? That simply means it is basically a quadratic equation. ये समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, इस तरह की इक्वेशंस में से मैंने अगर आपको पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या सर ये ट्रायल एंड एरर से ही होगा। हाँ इसमें वैल्यूज पुट इन करके करना पड़ेगा। हाँ सर, ट्रायल एंड सर हर के लिए हर या x के टर्म्स या y के टर्म्स हमें सिर्फ अगर कुछ वैल्यूज नहीं इक्वेशन मिलेगी। अगर हम इसे थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा x और y के बीच में। ओके सर न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा y या x के टर्म से। ओके। हाँ ध्रुव, कोई डाउट है ध्रुव आपको? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एक्स वाई को एक वेरिएबल दे सकते हैं, फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 है ना? तो जब भी ऐसा रहेगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, तब उसके मोर देन वन सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अगर आप इसमें x का वैल्यू 1 रखोगे तो y की एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर अगर आप इसमें x का वैल्यू 2 रखोगे तो y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, फिर x का वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो y की तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे जैसे 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 आप x चेंज करते जाओगे वैसे वैसे ही y की वैल्यूज भी चेंज होती चली जाएंगी। तो इस इक्वेशन का कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है ना? क्या कहेंगे? There is no unique solution of this particular equation. There can be infinite sets of x and y which will satisfy this given equation. जब भी हम एक यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वी मीन दैट x एंड y की एक ये ना, हाँ, वन पेयर ऑफ सोल्यूशन। वन पेयर मतलब जैसे सपोज मैंने बोला x plus y equal to 7 and x minus y equal to 2, सपोज ये है। अब इसमें वेरिएबल कितनी इक्वेशंस हैं? ये 2 इक्वेशंस हैं, दो ही है ना? तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सर यूनिक होगा इसका सर कि देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर द सेट ऑफ दीज इक्वेशंस। मतलब x और y की एक पेयर ही मिलेगा आपको, एक यूनिक पेयर मिलेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। इसमें अगर मैं एक और एंगल लेकर आया, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, अब इसके कितने सॉल्यूशन सेट बनेंगे? ऐसी कितनी x और y की वैल्यूज होंगी जो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगी?
किसी को समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो वो z है या 2 है? x minus y equals 2 है ना? 2 है 2. यूनिक वैल्यू आएगी. Sir, this is impossible. हाँ, अब Sir, देखो होगा impossible, क्या sir. कि आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको x और y की कोई यूनिक वैल्यू मिलेगी. फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको x और y की कोई अलग यूनिक वैल्यू मिलेगी. और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y की एक थर्ड अलग यूनिक वैल्यूज मिलेंगी, है ना. तो इन तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाली कोई सिंगल x और y का पेयर आपको नहीं मिल पाएगा. ठीक है? कहने का मतलब ये कि if the number of linear equations and the number of variables are equal, then you will have a unique pair of solutions. ठीक है? If the number of equations are less than the number of variable, then you will have infinite number of solutions. And if the number of equations are more than the number of variables, then you will have no solution. ठीक है? ये चीज समझ में आई क्या? एक बार वापस से देखिए सर एक बार वापस कर. हाँ, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ. से सपोज सर अगर इसे ग्राफिकली भी देखें तो सर दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे ये तीन लाइंस डिफरेंटली इंटरसेक्ट करेंगे. एग्जैक्टली. यस सर. सर पर ऐसी एक जगह तो हो सकती है ना जहाँ पे तीनों की तीनों इंटरसेक्ट करेंगी और वो मतलब अलग. हाँ सर, मतलब तीनों का आंसर सेम ही आए तो. सुनो मैं बताता हूँ. वो वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे. ये मुझे एक बात बताओ कि अगर x + y = 7 दिया हुआ है तो x की वैल्यू 1 रखूं, y की वैल्यू 6 मिल जाएगी. x की वैल्यू 2 रखूं, y की वैल्यू 5 मिल जाएगी. x की वैल्यू 3 रखूं, y की वैल्यू 4 मिल जाएगी एंड सो ऑन. यस सर. है ना? यस सर. तो इसके कितने सॉल्यूशन सेट होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट होंगे क्या? यस सर. यस सर. है ना? यानी x + y = 7 इक्वेशन है एक और वेरिएबल है 2. उस केस में इसके कितने सॉल्यूशन सेट बनेंगे? इनफाइनाइट. लेकिन अगर मैंने आपको ये दो इक्वेशन दी होती तो इसके कितने सॉल्यूशन सेट बनते? यूनिक बनते. अब ऐसा भी हो सकता है कि इस केस में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाए, है ना. ऐसा भी हो सकता है कि इस केस में भी नो सॉल्यूशन मिल जाए. ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर x + y = 7 and 2x + 2y = 14, अगर मैंने ये दो इक्वेशंस दी होती तो सर इनफाइनाइट टू सॉल्यूशन. कॉमन ले लो. कोइंसिडेंट x + 2y है या 2x + 4y है? 2y. तो अगर आप सर तो हो कॉमन सकता ले है ना. लो, हाँ तो हो जाएगा ना सर. इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो और इधर ये तो डिवीजन same में है. डाल दो तो 14 हाँ, तो सर हो / 2 सकता कितना है. हो जाएगा? 7 हो जाएगा. तो x + y = 7 एंड x + y = 7. उस केस में ये दोनों तो सर फिर इनफाइनाइट हो जाएंगे. दोनों सेम है. मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, मतलब सारी x और y की वैल्यू इनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगी. ठीक है? तो इसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. और ये जो थर्ड केस है जब इक्वेशंस वेरिएबल से ज्यादा हो जाएं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ. ठीक है? इसमें भी अलग अलग केसेस बनेंगे. ओके सर. ओके सर. चलो तो आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू बाय सर. सर. टेक केयर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू.